गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास कंपलसरी हिंदी चैप्टर नंबर 2 पतंग आलोक धनवा। इससे पहले हम इसकी कविता का अर्थ समझा चुके हैं और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो क्या है, सावन के महीने के बाद भादो आता है और भादो के बाद अपनी हल्की हल्की सर्दियां प्रारंभ हो जाती हैं और इन सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है, मौसम बदल जाता है, फूल दिखने लगते हैं और समय आ जाता है पतंग उड़ाने का। तो वही वर्णन है। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन हुए हैं उसका कवि ने बहुत सुंदर वर्णन निम्न प्रकार किया है कि भादो ऋतु गुजर जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया है और इस समय सूर्य की किरणें नजरों में चुभने के बजाय खरगोश की आंखों के समान लाल व सुंदर लग रही हैं। सूर्य की किरणों के कारण उज्जवल चमक बिखर गई है और हवाओं में एक मन को मोहने वाली खुशबू फैल गई है। शरद ऋतु के आगमन से बच्चों और बड़ों के मन में नया उत्साह एवं उमंग का माहौल बन गया है। और ये उमंग का माहौल क्यों बना है? क्योंकि अब उनको पता है कि पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है और अब हमें सूरज की रोशनी से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सूरज की तरफ मुँह कर भी पतंग उड़ा सकेंगे। तो ये तो था हमारा प्रथम क्वेश्चन का उत्तर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो देखिए, जब भी विशेषणों का प्रयोग कवि करता है तो वो अपनी रचना को उत्कृष्ट बनाने के लिए, उसमें पढ़ने वाले का मन खींचने के लिए, इसके लिए करता है। तो इसको लिपिबद्ध करके कैसे बोलेंगे? पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कवि ने पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए तथा पतंग की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है और इसमें कवि पूरी तरह से सफल भी हुए हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही हमारे मन में भी पतंग उड़ाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अगर ये वर्णन इतना अच्छा नहीं होता तो हम भी इस पाठ से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते, अगर यदि इन विशेषणों का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया होता। तो चलिए, इससे पहले कि हम 3rd क्वेश्चन पढ़ें, आप सभी बच्चों से या जो भी व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जैसे ही अन्य ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हमारा ग्रुप आगे बढ़ सके और आप और हम जुड़ सके। इससे हमें मोटिवेशन भी प्राप्त होता है और आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो बनाकर लाएं। तो अब क्या है, बिंब स्पष्ट करें। बिंब एक ऐसा प्रतिबिंब जिसको देखकर हम अंदाज लगाएं कि क्या हो रहा है। जैसे सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, इसको देखने पर जब हम इसको पढ़ते तो क्या हमारे सामने क्या होता है कि एक ऐसा मौसम आ रहा है, बरसातें गिर रही है, यानी कि एक दृश्य दिखाई दे रहा है जो गतिशील है। उसी प्रकार हम इसको आगे स्पष्ट करेंगे। क्या क्या है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीली इशारों से इतना मुलायम बनाते हुए। और अब देख लेते हैं तेज, अब देख लेते हैं इनका बौछारे, यानी कि बरसात से जो बौछारें गिर रही है यानी कि वो गतिशील है। तो इससे जो हमारे सामने दृश्य उत्पन्न हो रहा है, जो बिंब है, वो कैसा है? गतिशील। तो सब दूसरा है सवेरा हुआ। सवेरा हुआ कोई गिर नहीं रहा है, ये कैसे है? तो एक दृश्य, लेकिन कैसा है? स्थिर दृश्य है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें भी एक दृश्य उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये दृश्य कैसा है? ये भी स्थिर है। पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार करते हुए यानी कि एक स्थान जगह परिवर्तन हो रही है, तो ये है आपका दृश्य, लेकिन गतिशील। बिंब कैसा है? गतिशील। अब फिर है अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, ये भी गतिशील दृश्य है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से सुनाई दे रहा है, इसलिए श्रव्य बिंब है।
चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये है मुलायम बनाते हुए। अब मुलायम चीज को हम देख तो नहीं सकते हैं, तो उसको हम महसूस कैसे कर सकते हैं? छू कर। यानी कि ये कैसा बिंब है? स्पर्श बिंब। पतंग ऊपर उठ सके, पतंग ऊपर उठ सके, आकाश में है, स्थिर है, दृश्य दिख रहा है, लेकिन वो कैसा है? स्थिर बिंब। तो ये हुआ आपके बिंब का आशय। किसका कौन सा बिंब प्रकट हो रहा है मैंने आपको बता दिया है। पहले का गतिशील, दूसरे का स्थिर, तीसरे का स्थिर, चौथे का गतिशील, पांचवे का गतिशील, छठे का श्रव्य, सातवें का गतिशील, और आठवें का है स्पर्श, और नौवें का है स्थिर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जन्म से ही वे आपने अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध है। तो कपास कैसी होती है? कपास होती है एकदम मुलायम। और जो छोटे बच्चे कैसे होते हैं? वो भी होते हैं एकदम नाजुक, कोमल, हल्के फुल्के। हल्की फुल्की चीज कितना ही चला लो, बहुत तेज उड़ती है, दौड़ती है, लेकिन जो भारी होती है वो गिर जाती है। तो यही संबंध है, लिपिबद्ध कर लेते हैं। बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसीलिए वे पूरे दिन नाच कूद सकते हैं। पतंग की ऊंचाई तक पहुंचने की धुन में वे इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम पैर के उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव भी नहीं कर पाते। आप भी पतंग उड़ाते होंगे, तो आप जब आपकी पतंग उड़ रही होगी या आप किसी की, तब आप भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते होंगे, उस समय आपको अपने पैरों की चुभन में का कोई भी एहसास नहीं रहता होगा। तो वही बता रहे हैं कि बच्चे पतंग उड़ाने की धुन में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनके जो कोमल पैर है वो भी धरती की कठोरता को सहन कर लेते हैं, उन्हें उस धरती की कठोरता महसूस तक भी नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कवि कह रहे हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। तो जब पतंग उड़ती है तो पतंग के साथ बच्चों का मन भी उड़ता है। उड़ता है या नहीं उड़ता है? उड़ता है। और वो भूल जाते हैं कि वो धरती पर है। तो वही स्पष्ट कर रहे हैं, लिपिबद्ध करेंगे, समझ में आ जाएगा। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। रोमांचित यानी कि जिसके रोम रोम में रोम, यानी कि कुछ करने की इच्छा हो, इतनी तन्मयता के साथ कि उसको अगल बगल का ध्यान भी ना रहे। जिस प्रकार आकाश में उड़ती हुई नई नई ऊंचाइयां छूती है क्या पतंग, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर इधर से उधर डोलते हैं। वे किसी भी खतरों से बेखबर होते हैं। एक संगीत में ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद पतंग हो गए हों। पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों को भी पंख लग जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छतों को भी नर्म बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। ख है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब वे और भी निडर हो जाते हैं। तो ये थे क और ख, इनमें से प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले, मृदंग एक वाद्य यंत्र है जिसको जब बजाते हैं तो उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में घूमती है। ठीक उसी प्रकार जब बच्चे छत से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते हैं तो उनके पैरों के कंपन से सभी दिशाएं भी गुंजयमान हो जाते हैं। लिपिबद्ध कर लेते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए से कवि का तात्पर्य है कि माहौल संगीत में हो गया है। पतंग काटने पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। बच्चों की पदचापों की दिशाएं गूंजित हो जाती हैं और उनकी आवाज़ मृदंग के समान हो जाती है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो देखिए, एक बड़ा फेमस ऐड है, डर के आगे जीत है। तो वहाँ क्या दिखाते हैं कि जो इंसान डर जाता है वो अपने कामयाब कभी नहीं होता, लेकिन जो डरता नहीं है वो कामयाब हो जाता है। तो ठीक वही है। देख लेते हैं उत्तर में, लिपिबद्ध करेंगे, समझ में आ जाएगा। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं और निडर बन जाते हैं, या बन जाते हैं, सॉरी जाता है लिखा है, जिसको जाते हैं कर लीजिए, और हमारा आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है।
अब है आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसा ख्याल आता है या आते हैं, लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर संपूर्णतः आप पर है, आपके विचार है। तो इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा इसको लिख सकती हूँ, लेकिन आपको एक कमेंट सेक्शन में डालना पड़ेगा। वैसे आपको पूरी तरह से आपकी कल्पना है, इसलिए तो ऐसे आप ही करें तो ज़्यादा बेटर है, आंसर और भी अच्छा दिल से निकल कर आएगा। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? तो देखिए, जब आप टीवी देखते हैं, संगीत सुनते हैं, तो आप भूल जाते हैं आपके आसपास क्या हो रहा है। तो ये एक तन्मयता होती है। जैसे आप कभी कोई धारावाहिक देखते हैं, उसको देखते हैं, अगर उसमें रोने का सीन आ रहा है तो आप रोते हैं, और यदि उसमें हंसने का सीन आ रहा है तो आप हंसते हैं। सामने वाले को देखकर समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उस समय उसको देखते हो इतने रोमांचित हो जाते हैं कि उसमें डूब जाते हैं और आपको पता नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। वही इसका अर्थ है। आप जब लिखेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। कार्य को करने में मगन हो जाते हैं, तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य जाता है, उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम संगीत सुनते हुए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है रोमांचित शरीर का, इसीलिए कहा गया है रोमांचित शरीर। इसी प्रश्न के साथ आपका पाठ 2 पतंग क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है पाठ। तो चलिए अब हम समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ एक बार फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको फिर से आपसे अच्छा लगा हो तो लाइक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगला पार्ट पढ़ेगा, पार्ट 3। धन्यवाद। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और हम और आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे सरिता हिंदी टीचर के साथ। चलिए